यस माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पिछले कुछ वीडियोस को देखें तो यहाँ से मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आएगा और बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नज़र आता जाएगा। तो आज मैं कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ? टू डायमेंशनल कर्वीलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन तो मैं पढ़ा ही था, उसमें टू डायमेंशनल मोशंस में वहाँ भी मैं पढ़ा था कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करता है, लेकिन तब मैं उसके उस डिटेल में नहीं गया था जहाँ मोशन कर्वीलिनियर होते थे। वहाँ मैंने ज़्यादातर फोकस आपका किया था टू डायमेंशनल मोशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करते थे, लेकिन दे वेर ऑन स्ट्रेट लाइन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्वीलिनियर मोशन का। और जब भी कभी कर्वीलिनियर मोशंस होते हैं तो उसमें एक साथ कई एक्सीलरेशन टर्म्स आपको यूज होंगे। जैसे आपका एक वर्ड आएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा वर्ड आएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, और तीसरा वर्ड जो इन दोनों को मिला के होगा दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सीलरेशन। तो कैसे मैं इनको कैलकुलेट करूं, कैसे मैं इनसे कोरिलेट करूं तथा कैसे मैं इन्हें बेहतर ढंग से समझ सकूं, इन सभी के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बोर्ड पर लिखा हुआ होगा टू डायमेंशनल कर्वीलिनियर मोशंस एक्सप्लेन द टर्म टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन एंड टोटल एक्सीलरेशन। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि कोई एक ऐसा मोशन है टू डायमेंशनल प्लेनर मोशन, प्लेनर जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम छोड़ के भी चल सकते हैं या उसे कंसीडर करके भी चल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टू डायमेंशनल मोशन है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जहां एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज करता है तथा स्लोप ऑफ द पाथ इज नॉट ए कांस्टेंट बट रेदर इट चेंजेस, ऐसे मोशंस की आप चर्चा कीजिए जो एक टू डायमेंशनल मोशंस हो और उस टू डायमेंशनल मोशंस में स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन, सो कॉल्ड लाइन और कर्व इज नेवर ए कांस्टेंट। जैसे आप यहां पर आ जाए, आप इसको देखिए बेहतर ढंग से। सपोज कीजिए मैं आपको एक टू डायमेंशनल मोशंस के लिए एक्स और वाई प्लेन पर ले जाता हूं, तो दिस इज द एक्स वाई प्लेन। और अगर मोशंस को मैंने ऐसा दिया स्ट्रेट लाइन, तो इस मोशंस का नाम क्या होगा? अगर पार्टिकल ऐसे करके मूव कर रहा है तो इसके बारे में आपकी क्या जानकारी होगी? इट इज ए वन डायमेंशनल मोशन, इट इज ए वन डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या चीज वेरी करेगा? आप देख सकते हैं y रिमेन कांस्टेंट, तो क्या वेरी कर रहा है? x वेरी विथ टाइम, तो टाइम के साथ x वेरी करेगा। तो यहां पर आ जाएगा x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एंड y इज ए कांस्टेंट। ऐसे वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ा। एक और भी देख सकते हैं ऐसे मोशंस को। आप कैसे पढ़िएगा? ये y हो और ये x हो, और अगर मोशन इस तरह से जा रहा है तो यहां पर आप देखिएगा दिस x इज ए कांस्टेंट एंड दिस y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। f का मतलब फंक्शन टाइम t से, जैसे y इक्वल टू मैंने 2t दे दिया, यहाँ पर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू मैं t स्क्वायर t ओनली दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन है। आप अगर t स्क्वायर भी देते हैं, हार्डली मैटर्स, t स्क्वायर भी देते हैं, इवन दो इट इज ए वन डायमेंशनल मोशन। तो ऐसे मोशंस को हम लोग वन डायमेंशन कहते हैं। एक और आप यहां पर क्या है? y है और x, लेकिन मोशन ना तो ऐसे है, ये वाला मोशन है, ना तो ऐसे। इसमें क्या था? पार्टिकल ऐसे चल रहा था। अब की बार मान लीजिए ये ऐसे मोशन है, इस मोशन को क्या कहें? क्या मैं इसे प्लेनर मोशन कहूं या स्ट्रेट लाइन कहूं? तो यहां पर आपका ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, तो dy by dx is equal to constant and therefore it also comes under one dimensional motion। वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? आप कहेंगे कैसे? अरे भाई ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है तो लीनियर मोशन तो हो ही गया ना। इस लाइन को जाने का मतलब हो गया इस लाइन पर लीनियर है, विच इज पैरेलल टू वन पर्टिकुलर स्लोप, इस लाइन पर पैरेलल। तो ऐसे मोशंस को भी हम लोग लीनियर मोशन में ही एनालाइज करते हैं, और ऐसे मोशंस के लिए हमारा टू डायमेंशनल कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज चेंज।
तो जिसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है तो ऐसा लगता है कि इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन इसकी प्योर एनालिसिस 1 डायमेंशनल मोशन होती है। तो यहाँ तक कि अब छोड़ते हुए मैं कर्वीलिनियर मोशन की बात करता हूँ, जहाँ पर आज का हमारा मुख्य क्लास है। चलिए उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर दिस टाइप ऑफ मोशन। यहाँ पर भी आपके पास दो है, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड लेट अस कंसीडर दिस टू बी द वाई एक्सिस। अब अगर मोशंस को ऐसे करके ले लीजिए, ऐसे चला गया, यहाँ पर आप आइए तो दिस इज द स्लोप, यहाँ पर आइए दिस इज द स्लोप, और यहाँ पर आइए दिस इज द स्लोप। तो स्लोप इसका मतलब ये हो गया θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ3। तो स्लोप ऑफ कर्व is changing and is considered as curvilinear motion। ऐसे को हम लोग मोशंस को, अगर पार्टिकल एक बार यहां पर है, दूसरा बार यहां, तीसरा यहां, आप देख सकते हैं पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये कौन सा हो गया? दिस इज ए एक्स वाई प्लेन। तो ये प्लेनर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन हो गया, प्लेनर कर्वीलिनियर मोशन। अब आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, ये बात को ध्यान दें। अब यहां पर हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, या एक और भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। तो यहां पर दो क्लास में बांट लेंगे हम लोग, वन आ जाएंगे कर्वीलिनियर मोशन व्हेन स्पीड कांस्टेंट, स्पीड ऑफ मोशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity remains constant। ये एक पहला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप 1 में मान लीजिए। तो इसका मतलब हो गया आप एक कर्वीलिनियर मोशंस को ट्रीट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर दूं, लेट अस सपोज दिस टू बी ए कर्वीलिनियर मोशंस। अब यहां पर क्या मैं बताने जा रहा हूं, दिस भी मॉड इज ए कांस्टेंट हर जगह। ये वाला आ जाइए, ये आ जाइए और ये आ जाइए। ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कौन सा वेलोसिटी कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कर्व में जो वेलोसिटी होते हैं वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाते हैं इन कर्व। जब भी कर्व में होंगे तो ये वेलोसिटी है, और इसकी मॉड क्या है? कांस्टेंट है, ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। इस रूप में अगर कांस्टेंट होगा तो एक वर्ड आपके पास आएगा, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब यहां से एक वर्ड आ गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो आपके लिए स्पष्ट रूप से हो जाएगा सिंबल AT कहेंगे, टेंजेंशियल, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंशिएशंस ऑफ v मैग्नीट्यूड डिवाइडेड dt विथ रिस्पेक्ट। आप यहां पर देख सकते हैं व्हाट इज dv, simple, this is called magnitude of velocity। बेहतर, ये ए टेंजेंशियल आ जाएगा, और ए टेंजेंशियल का आपके पास ये भी आएगा, डायरेक्शंस आ जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन? तो आप जरा से इसे देख लीजिए, इस लाइन को जो स्लोप को जो स्पर्श करता हुआ, ये छूता हुआ निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। एकदम से स्लोप की जो टच करता हुआ पैरेलल में चला जाए, जहां पर स्लोप उसका 0 होता हुआ नजर आएगा, उस जगह को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट के दिशा में, जैसे मान लिया जाए, एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए इसे बच्चे लोग, ये कर्व है आपका, यहां पर का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा चला गया? ये लाइन चला गया। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कहते हैं, दिस इज ए कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। इस दिशा में भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसमें? व्हेन स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ
मोशन दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, उस विशेष केस के लिए at इक्वल टू 0 एज v मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो इसमें खास बात आपने क्या देखा कि अगर किसी कर्विलियर मोशन में स्पीड आपका कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है समय के साथ, तो आपका उस दिशा में वेलोसिटी के दिशा में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और जो वेलोसिटी के दिशा में एक्सीलरेशन लगता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर हमें डिफाइन करना होगा तो क्या सिंबल at, और इसका मैंने डेफिनेशन क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप यहां पर आ जाओ, लेट अस सपोज दिस, अगर यहां पर वेलोसिटी भी है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल दिए, तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंट, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, यही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का भी हो जाएगा, सेम at डायरेक्शन एज वेलोसिटी डायरेक्शन। तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही टेंजेंशियल का आ जाएगा। इफ, अब इसमें दो तरफ से भी हो सकता है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसको फॉलो करेगा, और अगर वेलोसिटी घटेगा तो डायरेक्शन उसको अपोज करेगा, लेकिन इट विल बी अलोंग द सेम वेलोसिटी लाइन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डायरेक्शन एज वेलोसिटी इज at डायरेक्शन एज वेलोसिटी डायरेक्शन इन लाइन। हम यहां पर इन लाइन देने का मतलब क्या हो गया, अपोज भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। ये फिगर कौन सा है, XY है, ये मोशंस कौन सा है, कर्वीलिनियर। अब आपके पास है, ये भी आपका वही लेना है XY प्लेन पर, और अगर मान लिया जाए कि कोई ये कर्व है, यहां पर भी दैट इज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉन जीरो, नॉट कांस्टेंट, नॉट जीरो नहीं, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, v इज नॉट कांस्टेंट। इसका लैंग्वेज से क्या हो जाएगा, दैट इज ए वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, तब at जरूर आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी डायरेक्शंस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी के अलोंग। यस, ओके। नाउ द चेंज इन डायरेक्शन is due to another acceleration called normal acceleration. तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, यहां पर का टेंजेंट का डायरेक्शन इधर था और यहां पर डायरेक्शन इधर है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, चेंज का जो डायरेक्शन चेंज करता है वो एक नॉर्मल एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आ जाएगा। सो दिस इज द ए नॉर्मल, ए नॉर्मल, और ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, at डायरेक्शन। at जीरो भी हो सकता है अगर भी कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन ए नॉर्मल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, स्पष्ट आप ध्यान दीजिए कि कोई कर्वीलिनियर मोशन है तो क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं, कर्वीलिनियर मोशन है, मैं पूछता हूं डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं। आप आराम से बोल सकते हैं यस इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व, सो डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंज। तो एक बात स्पष्ट हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो देयर मस्ट बी एक्सीलरेशन, और वो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो आप बढ़िया से समझ गए ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन किधर करता है, आपको मैं लिख देता हूं बेहतर ढंग से नॉर्मल एक्सीलरेशन के बारे में। नॉर्मल एक्सीलरेशन responsible for change in direction of the curve, change in direction of curve, and a normal is perpendicular to velocity vector, that is, in other words, a normal is perpendicular to
ए टेंजेंशियल। दोनों का बात ठीक है, क्योंकि भी और ए टी तो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं, तो ए एन एंड ए टी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इसलिए अगर ए टी का डायरेक्शन इधर है तो ए एन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए टी और भी, दोनों में से, तो फिर ए नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द ए नॉर्मल डायरेक्शन। तो ए टी एंड ए एन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए टी का काम क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस का काम क्या है, उसके स्पीड को बदलना, चाहे घटाना या बढ़ाना। बढ़ेगा तो उसे एक्सीलरेटेड टेंजेंशियल कहेंगे, एक्सीलरेशन, और अगर घटाएगा तो रिटार्डेड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे, निगेटिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसे नाम देंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ए एन मस्ट भी हो गया। तो एक कंफर्म क्वेश्चन बताइए कि इफ देयर इज ए कर्विलिनियर मोशन, विच ऑफ द एक्सीलरेशन विच ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ए कर्विलिनियर मोशन, विच ऑफ द एक्सीलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्योंकि कर्विलिनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए नॉर्मल एक्सीलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा। व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो, और अगर स्पीड वेरिएबल है तो देयर इज ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अगर दोनों एक्सीलरेशन है, जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, ये डायरेक्शन देखिए, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्शन, ए रिजल्टेंट। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट, ए रिजल्टेंट एक्सीलरेशन और टोटल एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब टोटल एक्सीलरेशन, दिस इज ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए रिजल्टेंट और टोटल एक्सीलरेशन। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, लेट अस सपोज इट इज ए टी एंड दिस इज ए एन। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा, ए टोटल इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज द वैल्यू। तो आप समझ गए, वास्तव में दो एक्सीलरेशन ही थे, टोटल एक्सीलरेशन कोई थर्ड एक्सीलरेशन नहीं था। अरे भाई, उसी दो एक्सीलरेशन को वेक्टर समेशन जब कर दिए तो उसका नाम पड़ गया टोटल एक्सीलरेशन। तो अब हमें बताने के लिए कुछ इसमें नहीं रह गया कि कर्विलिनियर मोशंस में वह तीन डिफरेंट टाइप के एक्सीलरेशन क्यों आ जाते हैं। एक आते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और दूसरा आते हैं उसकी मैग्नीट्यूड, स्पीड की मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को टोटल एक्सीलरेशंस कहते हैं। और टोटल एक्सीलरेशंस का इक्वेशंस क्या बनेगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। एक और भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ए टोटल का एक और भी हो सकता है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। टोटल एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट अगर मान लें तो ए एक्स क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन, वाई क्या हो गया, y कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन। तो टोटल एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, या फिर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, बोथ आर ए टोटल। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आ गया। लेकिन यहां पर ए एक्स क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए, व्हाट इज ए एक्स, तो दिस इज डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ एक्स डायरेक्शन में, उसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ए एक्स मिलेगा, और ए वाई क्या मिलेगा, ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ये दोनों मिल गया आपके पास अलग अलग। बाकी बच गया ए टी क्या होगा, तो इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्पीड पूरा, एंड दिस मस्ट बी टी। अब यहाँ पर भी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर कभी एक्स और वाई का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है तो व्हाट इज द स्पीड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी आपको टेंजेंशियल निकल आएगा। तीसरा फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द ए एन, ए नॉर्मल आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग, ए नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू ए टोटल स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। इससे ये वाला से आ गया, पूछे कहाँ से आ गया सर, तो इससे आ गया ए टोटल का स्क्वायर माइनस ए टी का स्क्वायर, और ए एन का रूट ले लेंगे तो ये भी इक्वेशन आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कर्विलिनियर मोशंस में मैंने कितना फिगर्स में आपको दिया, आपको एक वेलोसिटी का आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज ए वी एक्स क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वी वाई क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब भी टेंजेंशियल निकालना रहेगा तो आप यहाँ से आ जाइएगा, मैंने लिखा यस वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, या नहीं तो टेंजेंशियल आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, हो सकता है कभी आपको डायरेक्ट देगा,
कि दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम t, तब कोई दिक्कत नहीं है। dv/dt को उसी समय कीजिएगा और वो आपका अगर मैग्नीट्यूड के साथ कहेंगे तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, टोटल एक्सीलरेशन कभी नहीं आएगा। तो टोटल एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो फॉर्मेट है, या तो ax² ay² निकालिए या टोटल एक्सीलरेशन का at² an²। टोटल एक्सीलरेशन डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं dv/dt, दिस गिव्स द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब मैं इन थ्योरी को जो भी मैंने बताया काफ़ी ढंग से बताया गया है। नॉर्मली इस टॉपिक पर आके बढ़िया से ना तो बुक का एक्सप्लेनेशन मिल पाता है बच्चे लोगों तक, ना तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल पाता है। थ्योरी मैंने समझा दिया, लेकिन उस थ्योरी को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स की सहारा लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है द पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ, एक्स वेरी करता है kt से, k ये कांस्टेंट एंड t ये टाइम, वेयर y ऑल्सो वेरी करता है टाइम के साथ, kt -1 अल्फा t, वेयर k एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड t इज द टाइम। अब क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल ट्रेजेक्टरी दैट इज y एज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब y और x के बीच में एक रिलेशनशिप बताइए जिसमें टाइम का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। वैसे इक्वेशन को हम लोग पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी या पाथ ऑफ द कर्विलिनियर मोशंस का हम लोग कह सकते हैं। चलिए इसको हम लोग आते हैं। तो आपका क्या टारगेट होगा बच्चे लोग, टाइम को हटा देना। तो मेरा लॉजिक क्या होगा, यहाँ से टाइम को निकालेंगे और इस टाइम में पुट कर देंगे। ऑटोमेटिक है t आपका एलिमिनेट हो जाएगा और y, k और अल्फा के x के बीच में आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला क्या है, ट्रेजेक्टरी, ए पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब जो ट्रेस कर्व को ट्रेस करता है उसे ट्रेजेक्टरी करता है। तो यहां आपका x इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चे लोग, kt दिया हुआ है, इसलिए व्हाट इज t, t इक्वल टू x/k, पुट इट इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को इस पे पुट करने के लिए यहां पर आ जाइए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, kt, यहाँ पुट कीजिए माइनस इसको अंदर कर दीजिए, तो k अल्फा इंटू t², इसको kt 1 से मल्टीप्लाई किए, k अल्फा t 2 होने के कारण स्क्वायर y आएगा। यहाँ इसको t को एलिमिनेट कर दीजिए, तो k और t के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, x/k। t के जगह पर आपको यहाँ से पुट करना x/k माइनस k को रहने दीजिए, अल्फा को रहने दीजिए और t का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x²/k², ये k से ये k एलिमिनेट हो जाएगा, ये k से। अब आपके पास क्या बच गया बच्चे लोग, y इक्वल टू x माइनस आपके पास हो गया अल्फा x²/k, दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पर ये कैसा फंक्शंस होता हुआ, y एक तरफ है और मैक्सिमम पावर x का स्क्वायर है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये आपका मिल गया, इक्वेशंस भी पार्टिकल्स आ गया। ऐसे कर्व को हम लोग कौन सा कर्व कहते हैं, दिस इज कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर ट्रेजेक्टरी, ये आपके पास है। चलिए पहला पार्ट तो आपका निकल गया। अब आपका इसमें दूसरा कहता है वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक x डायरेक्शन में मूवमेंट है, दूसरा y डायरेक्शन में है। तो आपके पास एक आ जाएंगे vx i की दिशा में और vy j की दिशा में। चलिए इसको जरा सा हम लोग फॉर्मेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dx/dt क्या आ जाएगा, vx इक्वल टू बच्चे लोग सब लोग जानते हैं dx/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर x के डायरेक्शन में अगर उसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल k आ जाएगा, पुट इट 3 इक्वेशन। और अगर हम लोग vy को पुट करें तो क्या आ जाएगा, vy इक्वल टू ऑब्वियसली dy/dt, इस dy को डिफरेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू kt, तो t तो हट जाएगा, k आ गया माइनस, उसको एक बार पुनः कीजिए तो 2k अल्फा हो जाएगा, 2k अल्फा, दिस इज पुट इट इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या आ गया, vx भी आ गया और vy भी आ गया। इसीलिए वेलोसिटी का आप अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आंसर आ गया, वेलोसिटी इन ए वेक्टर फॉर्म vx के जगह पर k अपोर्स i, और अगर हम कहें कि एक बात और बताइए व्हाट इज ए vy, तो vy के जगह पर k कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 2 अल्फा। यहाँ पर t
टी है, एक मिनट जैसा मैं चेक कर लूँ, y की जगह पर 2 अल्फा टी भी था, यहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ है, y के लिए टी भी आना चाहिए था। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2k अल्फा और टी बच जाएगा, तो यहाँ पर एक टी भी आ जाएगा। इसका स्पष्ट रूप से हो गया कि ये भी फंक्शन है, विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी ऑल्सो, वेलोसिटी टाइम के एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कांस्टेंट है k है, लेकिन y एक्सिस में वेलोसिटी चेंज, तो दिस इज अलोंग द y एक्सिस के कारण चेंज हो जाएगा, तो दिस इज द वेलोसिटी। तो ये आपका वेलोसिटी भी आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्पीड, तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, मैं आपसे पूछूं बी का एक सेकंड पार्ट आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ? व्हाट इज द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप क्या कीजिएगा? चौंकिएगा नहीं, आप तुरंत कीजिएगा। वेरी सिंपल, आपके पास दो कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई है, तो दैट इज ए वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी का मॉड आ जाएगा। ना अगर आपसे पूछा व्हाट इज ए टेंजेंशियल, तब आप क्या कीजिएगा? ए डी वी बाई डी टी। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे टोटल एक्सीलरेशन पूछा गया है, इसलिए आपको ये जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपसे क्या पूछ रहा था? टोटल एक्सीलरेशन। अब आप आ जाइए, टोटल एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको? दैट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो ए टोटल एक्सीलरेशन। दूसरा क्या फॉर्मेट था? ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। यहाँ टेंजेंशियल नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, और नॉर्मल एक्सीलरेशन भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ए टोटल इस फॉर्मूला को नहीं यूज कीजिए, तो मैं काट दूँ। इट कैनॉट बी यूज्ड, नॉट यूज्ड हियर, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ए एक्स और ए वाई को निकाल सकते हैं। व्हाट इज ए एक्स? दिस इज डी वी एक्स बाई डी टी, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं डी वी एक्स बाई डी टी। वी एक्स बच्चे लोग क्या है? के है, कॉन्स्टेंट, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम से, तो क्या आ गया? 0, तो ए एक्स तो खत्म हो गया। अब आइए वी वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिए, चलिए ए वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी टी। अब वी वाई का ये वैल्यू है, ये वाला के का लिए 0 हो जाएगा, माइनस इसको अगर करेंगे तो 2k अल्फा हो जाएगा, और टी का वैल्यू डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। इसलिए ए वाई डायरेक्शन में कितना हो गया? तो -2k अल्फा इन ए जे डायरेक्शन और आई डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब टोटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्स तो है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वही आ जाएगा। तो व्हाट इज द ए रिजल्टेंट? ए टोटल कितना आ गया बच्चे को? 0 का स्क्वायर और -2k अल्फा प्लस -2k अल्फा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2k अल्फा। ए टोटल का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2k अल्फा, और डायरेक्शन कितना हो गया ए टोटल का? तो स्पष्ट रूप से -2k अल्फा इंटू जे डायरेक्शन, ये आपके पास टोटल एक्सीलरेशन भी आ गया। तो आप बेहतर ढंग से समझ गए। टोटल निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट काम नहीं करता है इस जगह पर, क्योंकि ए टेंजेंशियल हमने नहीं निकाला। हालांकि यहाँ से ए टेंजेंशियल निकाल सकते थे, लेकिन ए नॉर्मल कैसे निकालते हैं, इसलिए बेस्ट तरीका था इसे निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ जिससे सारा थ्योरी जो मैंने आपको बताया था उसका स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन यहाँ से मिल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द बैलून राइजेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एक बैलून है, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर उठ रहा, राइजेस का मतलब ऊपर उठता हुआ। द असेंशन रेट मतलब ऊपर उठने का दर इज ए कांस्टेंट। द असेंशन रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, और जरा एक्सप्लेन कर लीजिए आंसर। ये कहता है dy by dt, the rise of a balloon with respect to time is a constant and this constant is equal to v naught. So according to the question, this is a v naught and constant. याद रखिएगा v naught is a all time constant. ऊपर एक constant गति से बैलून चल रहा है। Due to the wind, हवा के कारण the balloon gathers, मतलब बैलून में एक नया गैदरिंग आ जाती है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एक और वेलोसिटी क्या आ गया, वी एक्स।
ये कौन सा वेलोसिटी हम कह सकते हैं? दिस इज द वी वाई, डी वाई बाई डी टी नथिंग बट वी जीरो। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वी एक्स इज इक्वल टू के वाई। वी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? डी एक्स बाई डी टी। एंड यहाँ पर आप देखिए के इंटू वाई, इसका क्या अर्थ मतलब हो गया? अगर के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो वाई जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी एक्स का बढ़ता जाएगा, लेकिन खुद वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इस फिगर को जरा ऐसे करके समझ लीजिए, एक बैलून, ये बैलून ऊपर की ओर क्या जा रहा है? वी नॉट से, और हवा इसको इधर जो पुश कर रहा है ड्यू टू विंड, वो उसकी वेलोसिटी क्या हो गया? वी एक्स इक्वल टू दैट इज के इंटू वाई, और यहाँ पर हमारा वी वाई क्या है? दैट इज, और ये क्या है? बैलून है आपके पास। मेरे ख्याल से पिक्चर से मैंने आपको समझा दिया कि एक वी एक्स हो गया, एक वी वाई। इसके कारण ये बैलून का कर्व किस दिशा में चला जाएगा? बैलून ना तो इधर जाएगा ना तो इधर चला गया, बैलून आपको इस फॉर्मेट पर चला गया, कर्वीलियर मोशन पर। तो आपके पास दो चीज हो गया, एक टेंजेंट की तरफ पर जाइए तो ये इसकी स्पीड भी आपका ऑल टाइम वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, क्या स्पीड सेम रहेगा या वेरी करेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा वी वाई वी एक्स चेंज करेगा। हालांकि वी वाई कॉन्स्टेंट है लेकिन वी एक्स चेंज करेगा। इसका मतलब है कि वी चेंज करेगा, और वी जैसे ही चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी चेंज करेगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसीलिए नॉर्मल एक्सीलरेशन का जगह बनता है यहाँ पर। हर कर्वीलियर मोशन में नॉर्मल एक्सीलरेशन। और लास्टली जो मैंने एक चीज पूछा कि क्या आप ये बता सकते हैं टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा? तो होगा टोटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एंड एक्सीलरेशन नॉर्मल। चलिए एक एक करके आते हैं। अब आपको इसमें क्या दिया? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ ए बैलून, मतलब एक्स और वाई का रिलेशनशिप है। तो क्या करना है एक्स और वाई के रिलेशनशिप में? पिछला भी क्वेश्चन में ऐसा ही बताए थे कि जब भी भैया एक्स और वाई के रिलेशनशिप को ढूंढना हो तो टाइम को इलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी है। लेट अस सपोज इट इज ए टू इक्वेशन ने, आपको इलिमिनेट करना है ना। कैसे इलिमिनेट करेंगे? आप डिवाइड कर दीजिए ना, तो इलिमिनेट हो जाएगा। किससे? आप इसे कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दीजिए किससे? डी एक्स बाई डी टी से। अब आपके पास क्या बचेगा? एक वी नॉट बचेगा, दूसरा इस साइड क्या आ जाएगा? के वाई। अब आपका डी टी और डी टी तो कट जाएगा ना, तब आपके पास क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी नॉट के वाई। अभी भी आपको डिफरेंशियल फॉर्म में है। इसका जनरलाइज्ड इक्वेशंस क्या आ जाएगा? आप इसे फर्दर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लीजिए, डी वाई इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पर, और डी एक्स के साथ क्या जुट जाएगा? डी एक्स इंटू वी नॉट के, तो यहाँ पर वी नॉट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर? डी वाई की जगह पर वाई लेते हैं, वी नॉट के को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर वी नॉट के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए। कैसे इंटीग्रेट करें? क्या लिमिट पुट करें? जब x इक्वल टू जीरो अगर एज्यूम कर ले तो लेट अस सपोज y इक्वल टू जीरो। अब x को x अगर एज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज इट इज y, तो ये क्या इंटीग्रेशन में आ जाएगा? y स्क्वायर बाई टू, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई टू। और यहाँ पर बच्चे लोग क्या हो गया? v नॉट बाई के, और dx का इंटीग्रेशन हो गया x। तो क्या आप मानते हैं x और y का कोरिलेशन आ गया? वही तो आपको निकालना था। तो ड्रिफ्ट कितना कर रहा है? x मस्ट बी इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू के वी नॉट। तो ये आपके पास आ गया। और ये कौन सा इक्वेशन हो गया? दिस इज अगेन ए पैराबोला, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। इसी को हम लोग कौन सा कहते हैं? कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर पाथ। तो ये भी कर्वीलिनियर पाथ हो गया। अब आपको इसके तो पहला तो आपको बता दिया गया यहाँ पर कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ ए बैलून विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो x के वैल्यू y के साथ कैसा बदलता है? ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म आपका कांस्टेंट है। तो अगर सपोज कीजिए y अगर डबल हो जाएगा तो ये x 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, दैट इज द मीनिंग। चलिए अब आगे आ जाइए, टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? टोटल एक्सीलरेशन को ध्यान दीजिए, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को ध्यान दीजिए, एक एक करके। Vx बच्चे दिए हुए हैं, तो क्या आप हमसे Ax निकालने की उम्मीद करें? मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? टोटल एक्सीलरेशन।
टोटल एक्सीलरेशन का एक्स और वाई के फॉर्मेट में क्या पिछला बात पढ़ाए थे, ए टोटल दैट मस्ट बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट। चलिए ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया वी एक्स यहाँ पर दिया वो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, किस चीज़ से करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन देखिए यहाँ टाइम नहीं है, अभी वाई के साथ है। चलिए मैं इसे ध्यानपूर्वक समझाता हूँ। ए एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी। अब वहाँ पर वी एक्स के जगह पर के वाई है, तो क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ के वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट टी के साथ करना था, तो डी वाई बाई डी टी कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू के इधर आ गया और डी वाई बाई डी वाई 1 हो गया और डी वाई बाई डी टी बचेगा। ये इसका मतलब क्या हो गया, के और डी वाई बाई डी टी तो आपको पहले ही दिया हुआ, डी वाई बाई डी टी क्या है, वी नॉट है, राइट एसेंशन का जो आपका दिया हुआ ऊपर उठने का था। तो ए एक्स इक्वल टू आपके पास एक इक्वेशन आ गया, पुट इट इक्वेशन 1 अभी तक मैंने कोई दी, इसे 2 3 कर दीजिए, ठीक है, 1 2 ऊपर कर दिया। क्या आप ए वाई भी निकाल सकते हैं, यस वाई नॉट। अगर वी वाई दिया है तो ए वाई भी निकलेगा, वोट इज ए वी वाई, वी वाई का वैल्यूज आ जाइए यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए एक्स निकाल रहे थे ना, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या था, एक्स एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स, एक मिनट थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, वी एक्स के वाई था, तो वी एक्स के वाई था, तो के आ गया डी वाई बाई डी 1 और डी वाई बाई डी टी वी नॉट आ गया। अब ना वोट इज ए वाई, वाई तो वी नॉट है यहाँ देखिए, और वी नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका ए एक्स आ गया के वी नॉट और ए वाई आ गया ए, इसलिए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चे लोग, व्हाट इज द रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर, ए वाई की जगह पर 0, ए एक्स इसको 0 पुट कीजिएगा तो ए एक्स आ जाएगा। सो व्हाट इज द ए टोटल इज इक्वल टू ए एक्स एंड दिस इज इक्वल टू के वी नॉट, ये आपके पास है। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आपके पास ए टोटल का तो मैंने बता दिया, और इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, अलोंग द, किस दिशा में जा रहा है आप देख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ये कांस्टेंट है तो जा किस साइड में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो टोटल एक्सीलरेशन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट अब हमारा फॉर्मेट है कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, आपको स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चाहिए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, दिस मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो क्या आपके पास वी एक्स है, आप कहेंगे हाँ, के वाई है तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर। वी वाई है आपके पास, आप वी वाई को भी चेक कीजिए, यस वी वाई भी है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, और अच्छी बात है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर एंड दिस इज द वी एक्स के एक बार फिर से चेक कर लीजिए, के वाई था तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर, वी वाई के जगह पर आपका वी नॉट था उसका। अब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक आपका थ्योरी क्या कहता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं, यू गेट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दिस इज नथिंग बट ए टी। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, अब आपको यहाँ पर देखिएगा डिफरेंशिएट किसके रूप से करना, टी से, लेकिन टी तो है नहीं, तो आपको y को ही डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में डी वाई बाई डी टी का प्रयोग करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट, इसको किससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इससे किया जा सकता है। लेकिन ये खुद ही किससे डिफरेंशिएट करना, y से करना है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू टी, याद रखिए आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास दो बात को ध्यान रखना है, के स्क्वायर वाई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये दोनों फॉर्मेट पर आ गया, तो जब भी आप डिफरेंशिएट कीजिएगा दोनों को कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, मैं भी आप तक आ देता हूँ। सबसे पहली बात होता है रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, 2, और ये फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, दैट इज के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, ये बात आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि ये आपको अभी भी टी से नहीं हो सकता है, ये इसको किस रूप से करना पड़ेगा, वाई से करना पड़ेगा, और लास्टली क्या हो जाएगा,
डी वाई बाई डी टी, क्योंकि डी टी तो आपको करना ही करना था ना, तो इसको आपने पूरा के पूरा इसको किस चीज़ से कर दिया, उसी के फॉर्मेट से कर दिया। जैसे इसको आप ऐसे कर दीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हाफ कर दीजिए, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस इसी फॉर्मेट पर लीजिए। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मेट आ गया, इसको हटा दीजिए, इसको डी वाई से कर दीजिए और डी वाई बाई डी टी। अब ये थोड़ा आसान सा हो गया। मैंने क्या किया, इसकी पीरियड को हाफ ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट को हम लोग हाफ लिख सकते हैं। हाफ लिख दिए तो इसकी फंक्शन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर वी नॉट से, सॉरी वी नॉट का स्क्वायर। अब वी नॉट स्क्वायर को किस चीज़ से कर सकते हैं हम लोग, डी वाई से कर सकते हैं, लेकिन डी वाई से आपको करना नहीं था, डी टी से करना था, तो डी वाई को 3 स्टेप्स बैठ गया। इसका फंक्शंस आपके पास आसानी से हो गया 1 2 के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कैसे, आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट को अगर आप एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स आता है, इसके हिसाब से। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए y से, तो क्या आ जाएगा, इनटू के स्क्वायर वाई स्क्वायर में करेंगे तो के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चे, वाई हो जाएगा। और अगर उधर करें डी वाई बाई वी नॉट स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। और डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन खुद ही दिया हुआ, रेट ऑफ अटेंशन इज अपवर्ड, दैट इज ए वी नॉट। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे करेंगे बच्चे लोग, 2 से पुट कर गया। अब आपके पास आप कौन सा ये आ गया, 80 आ गया। व्हाट इज 80 इक्वल टू के स्क्वायर वाई वी नॉट, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर अंडर रूट, इसको आप छोड़, 80 आ गया आपके पास। नाउ दिस 80 किस बात पर निर्भर करता है, v और k कांस्टेंट है, तो 80 इज अगेन डिपेंड्स ऑन द y मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, 80 उसका क्या होगा, ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो y पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगा। नेक्स्ट हो गया, अब मैं ये क्या निकालना है, नॉर्मल एक्सीलरेशन। कैसे निकालें नॉर्मल एक्सीलरेशन, आप सोच लिए, सोचिए, आपको मैंने क्या थ्योरी बताया था, हाउ कैन वी फाइंड द नॉर्मल एक्सीलरेशन। मैंने 2 उपाय आपको बताया था, आप अगर गेस करेंगे, नॉर्मल एक्सीलरेशन आपको मैंने बताने के समय 2 चीज़ की हेल्प लिया था। क्या लिया था, एक लिया था ए आपके पास टोटल हो जाएगा उसका स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, या आपके पास क्या आ जाएगा, एक, चलिए इसी को मान के चलते, ए टोटल का स्क्वायर। ए टोटल कितना आ गया था आपके पास, यस था, हमने ए टोटल की वैल्यू निकाला था, यस, ए एक्स डायरेक्शन में आ गया था के वी नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, के वी नॉट का स्क्वायर, दोनों को कर दिया, के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, समझ में आ गया ना। ए टोटल का वैल्यू तो ए एक्स के बराबर ही था, यहाँ भी ए टोटल लिखा हुआ, के वी नॉट, तो उसका भी किया के स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर, माइनस साइन को पुट कीजिए और 80 का स्क्वायर कीजिए, 80 तो यही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो के 4 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट वेनिश कर जाएगा, तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन, और टोटल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर चला गया, दिस इज आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप आंसर बता सकते हैं। अगर आप कहिएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो मैं भी करूँ एक स्टेप, आप जरा सा बैठ के आनंद कीजिए। के स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे को, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, इसको पूरा टर्म से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर को इससे करेंगे तो के 4 हो जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये तो इसके साथ हो गया। अब इसको और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू के स्क्वायर वी नॉट 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, के 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर के 4 वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म और ये टर्म कट जाएगा बच्चों को। अब आपके पास क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए के एंड वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, v4 का स्क्वायर लेंगे तो वी नॉट स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया आपके पास, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, वी नॉट स्क्वायर को अगर नीचे ले जाएं तो क्या हो सकता है, आप इसको नीचे ले जाने के लिए एक v को छोड़ दीजिए, एक v को, और एक v को नीचे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, के वाई वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज द ए नॉर्मल। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया, लेकिन सिंप्लीफाई में कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है,
उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो तो कोई भी बच्चे से करा लेंगे और वो कोई भी कर देगा। हाँ, मैंने जो अपने बताया और जिस चीज़ को मैंने आपको सिखाया वो चीज़ ये बताया था कि ए अगर नॉर्मल निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, ए टोटल का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ये ए टोटल कैसे निकाला जाता है एक बार मैं फिर बता दूं। ए टोटल का दो फॉर्मेट हो सकता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और नहीं कभी कभी क्या हो सकता था, ए नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में किस प्रारूप में जा रहा है आप उसका अनुसार सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि कर्वीलिनियर मोशंस के तीनों एक्सेलरेशंस को विथ एग्जाम्पल विथ थ्योरी मैंने बढ़िया से समझा दिया। अब एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कर्व में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चेंज करता है? आप पूछिएगा ये नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आप देखिएगा कोई भी चीज़ अगर फ्लैट है, बच्चे लोग देखिए ये थोड़ा फ्लैट हो गया है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। और जैसे जैसे ये डीपर कर्व में जाते जाता है तो यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हैं कि अगर फ्लैट के तरफ जा रहा है तो सबसे ज़्यादा होगा, और अगर एकदम से जल्दी में सर्कल बना रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम से कम होते जाता है। तो किसी भी जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे तो आपके पास एक उपाय आ जाएगा। ए नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ए वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए नॉर्मल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर कभी भी आपको नॉर्मल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कभी भी स्पीड दिया हुआ है, ये भी कौन सा है, दिस भी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल के लिए ही नहीं होता है, ये किसी भी कर्व का हो सकता है। सर्कल है तो वो रेडियस कहलाएगा, और अगर सर्कल नहीं कर्व बनता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ए नॉर्मल से निकलता है बी स्क्वायर बाई आर, या आपके पास ए एन दे दें, भी दे दें तो आप आर बता सकते हैं। या एक और दूसरा फॉर्मूला है वो भी याद रखिएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। मतलब अगर कभी आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन y और x का दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा और एक बार डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा और इसमें पुट कीजिएगा। तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का दो फॉर्मूला मैंने बताया। एक फॉर्मूला अगर आपके पास नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो भी निकल जाएगा, और एक है r का वैल्यू तब भी निकल जाएगा। आप क्या ये कन्फर्म रूप से कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वीलिनियर मोशन का एक समान होगा? नहीं होगा। देखिए आप अगर शुरू में फ्लैट जा रहे हैं और बाद में धीरे धीरे करते हुए तेजी से घूम रहे हैं तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है, और जिस जगह ये सर्किल बनाने के तरीका पर आ गया वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होने लगता है। मतलब फ्लैट जगह पर लार्ज होता है और कर्व की जगह पर, स्टीप कर्व की जगह पर स्मॉल होने लगता है। तो कर्वीलिनियर मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज वेरीज इन कर्वीलिनियर एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट होता है। इस तरह से मेरा जो लक्ष्य था आज के क्लास में आपको बताने का वो पूरा होता हुआ कर्वीलिनियर मोशन and 3 different types of acceleration, their correlations and individual calculation। अब मैं आपको अगले वीडियोस में नेक्स्ट क्लास के लिए ले चलूँगा। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स लगता है आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपका ये दो थ्योरी जो बताया गया है वो काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय